प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और यह स्वर्णिम काल में विधानसभा उत्तर प्रदेश के सदस्य होने का गौरव जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और अपने क्षेत्र की देवतुल जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह कालखंड हम सब लोग के लिए एक प्रेरणा का अवसर है, जहाँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अत्यंत परिश्रमी चरैवेति मंत्र के वाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, और जहां यह काल अहिल्याबाई होलकर जी के 350 वर्ष मनाने का काल है, गुरु तेग बहादुर साहब के 350 वर्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150 वर्ष, भगवान बिरसा मुंडा जी के 150 वर्ष और राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और आजाद शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 वर्ष। यह कहीं न कहीं हम सब लोग के लिए स्वर्णिम काल है। यह प्रेरणा का एक स्थल है। लखनऊ, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को हाथ में झाड़ू लेकर निकले तो लोगों ने उपहास उड़ाया, लेकिन आज वही प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है और विकास के एक मॉडल जो विकसित भारत, फिट फॉर युवा विकसित भारत का संकल्प जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वह आज आगे बढ़ रहा है। लखनऊ का जो प्रेरणा केंद्र बना है, वह भी कूड़े से निकल करके बना है। वह कूड़ा का केंद्र रखा था इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने, लेकिन योगी जी की सरकार ने उस कूड़े में से प्रेरणा निकाला है। और प्रेरणा किसकी? अखंड भारत की कल्पना को लेकर शहादत देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मृति में भारत की अर्थव्यवस्था, आम जन की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए एकात्म मानववाद के दर्शन देने वाले चरैवेति मंत्र के वाहक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राजनीति के आजाद शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में बना हुआ वो प्रेरणा केंद्र, वहां पे हम लोग बैठे हुए हैं। और जिस 18वीं विधानसभा के हम सब लोग सदस्य हैं, उस विधानसभा का भी बदला हुआ लुक, जिसका भी छोटा सा टेलीफिल्म भी हम लोग देखे, ये कहीं न कहीं हम लोग को प्रेरणा दे रहा है। और 18वीं विधानसभा जो मान्यताएं हैं, जो लोकतंत्र में प्रमाणित है, प्रमाण मिला हुआ है कि 18 वर्ष के बाद विधि मतदान हम कर सकते हैं, और हम मत प्राप्त करके यहाँ सदन में आए हैं। मैंने 18 वर्ष का पूर्ण वयस्क हुआ यह विधानसभा भी हम सब लोगों को प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए यह प्रेरणा देने वाला वर्ष, यह काल, इसलिए उत्तर प्रदेश आज विकास की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक जनपद, एक उत्पाद, एक नदी, एक खेल, एक व्यंजन, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, यह जो कल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे जल संरक्षण के मामले में हम अग्रणी भूमिका, चाहे दूध उत्पादन के लिए, चाहे पशुपालन के लिए, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। वहीं हर घर तक नल पहुंचाने की योजना को हम साकार करने में आगे बढ़े हुए हैं। ऐसे तमाम कार्यों को करते हुए आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारा सोनभद्र है, उस सोनभद्र में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ एस्पिरेशनल ब्लॉक चतरा जो आज उत्कृष्ट उदाहरण के साथ आगे बढ़ा, चाहे समूह के महिलाओं के कार्य की बात हो, चाहे वहाँ पे जल संरक्षण के विशेष अभियान की बात हो, चाहे वह अन्य स्वरोजगार की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं। वहीं यह भाव को भी आगे बढ़ाया है कि हम खेलेंगे तो खिलेंगे। आज पूरे अपने
उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पे विधायक का स्पर्धा हर जगह आयोजित किए गए। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक खेल महाकुंभ के माध्यम से एक खेलों का आयोजन किया और बड़ी संख्या में लगभग 12 से 15 हजार युवाओं ने उसमें सहभाग किया, जिसके समापन में खेल मंत्री जी भी जाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किए। ऐसे अन्य क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्र में भी सोनभद्र एक बहुत बड़ा अवसर है। सोनभद्र में, जहाँ सोनभद्र में हिमालय के रूप में बाबा मंगेशरनाथ, वहीं मिनी गोवा के रूप में अबाड़ी और मिनी शिमला के रूप में मच्छेंद्रनाथ, तो सोनभद्र का समुद्र धधरौल और नगवा और रिहन डैम भी है। वहाँ पर्यटन के पर्याप्त संभावना है। वहाँ पे मैं आग्रह करूँगा पर्यटन विभाग से कि वहाँ पे इस तरह के संभावनाओं को तलाशते हुए उसका विकास किया जाए। साथ ही साथ सब काम तो अच्छे हो रहे हैं, विकास कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जो करता है उसी से अपेक्षा भी रहती है। इसलिए वर्तमान सरकार सर्वांगीण विकास के लिए जो काम कर रही, 10 दिशाओं में जाकर जो कार्य हो रहा है, इसलिए जनता की अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। इसलिए उन अपेक्षाओं पे हम खरा उतरने के लिए प्रयास करेंगे। जहाँ पे जो 2 ग्राम पंचायत पहले समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो पेयजल देने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, पड़रच और हर्रा दोनों फेल हो चुका है। वहां पे पुनः मैं जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसकी जांच कराते हुए उस समय संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई किया जाए और पुनः उस गांव में पेयजल समुचित दिए जाने की व्यवस्था दी जाए। वहीं कोन, नगवा, चतरा के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सिंचाई से बचे हुए गांव है, जैसे वार, परसौना, टेकार, उधर नगवा का क्षेत्र, कोन का क्षेत्र, उसमें बंधियां बना करके ऐसे स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से सिंचाई किया जाए। और एक बात मैं आपसे के माध्यम से अधिष्ठाता महोदय आग्रह करूंगा, जो हमारे जनपद को काफी पीड़ा दे रहा, नारायणपुर से हाथी नाला तक बना हुआ उपसा के द्वारा सड़क जो तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, उसमें तकनीकी ऐसी तमाम खामियां हैं जो आज वह सड़क हमारे लिए किलर रोड के रूप में हो गई। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम सब लोग के सामूहिक प्रयास के बाद भी दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उस उपसा के द्वारा बनाई हुई सड़क की जांच कराई जाए, उसके तकनीकी खामियों को ठीक किया जाए और ऐसे तमाम संकेतक लगाकर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसी निवेदन के साथ मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के योगी सरकार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो क्षेत्र में जो कुछ कार्य बचे हुए हैं उसको पूर्ण करने का आग्रह भी करना चाहता हूं। जैसे नगवा क्षेत्र में माची में विद्युत का सब स्टेशन मैं लिख करके आपको टेबल कर दूंगा, उसको जोड़वा दीजिएगा। और बाकी कोन क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज और रावर्ट्सगंज जिला मुख्यालय का नाम, एक और अधिष्ठाता महोदय, रावर्ट्सगंज जिला मुख्यालय में आज भी जमींदारी प्रथा चल रही है। वो जमींदार कौन है? वह कानून व्यवस्था के लिए वो कहीं कहीं परेशानी पैदा करता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि रावर्ट्सगंज में जमींदारी प्रथा समाप्त किया जाए और वहां रावर्ट्सगंज जो टार के दौड़ के नाम से जाना जाता है, वह जिला मुख्यालय है, उसका नाम सोनभद्र रखा जाए। इसी निवेदन के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव जो रखा गया डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी द्वारा, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। श्री महेश चंद्र गुप्ता जी। भारत माता की जय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के द्वारा अवसर पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं हृदय से आपका आभारी हूं और मैं हृदय से आभारी भी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे कमल का फूल का निशान दिया। और मैं नमन करता हूं अपने 1 से 15 विधानसभा के उन देवतुल्य मतदाताओं को जिनकी वजह से आज मैं सदन में बोल रहा हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वास्तव में राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वो 100% सही है, क्योंकि जो हमारा प्रदेश का जो विकास हो रहा है, बाबा साहब की जो इच्छा थी उनके अनुरूप जो प्रदेश का जो हमारा विकास हो रहा है, हमारे प्रदेश की जो तरक्की हो रही है, हमारे प्रदेश की जो उन्नति हो रही है, उसकी भूर प्रशंसा आज हमारे प्रदेश नहीं देश में हो रही है। और मैं कह सकता हूं कि वास्तव में जो चौमुखी जो विकास हुआ है उसका, तो उन सब की जड़ों में जो होता है, सबसे पहले जो हमारे शिक्षा का जो सुधार हुआ है
और शिक्षा का सुधार भी कैसे, मैं कभी कभार तुलना करता हूँ, जैसे एक गली में एक गली में 2 परिवार, एक परिवार का बच्चा उसमें मॉडर्न स्कूल में जाता है और एक परिवार का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है। जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा हमारे योगी सरकार से पहले जब जाता था, तो वो जब स्कूल में पहुंचता था तो वहाँ देखता था स्कूल की दीवार नहीं है और स्कूल के अंदर फटे हुए फर्श हैं, और वो बैठ के बड़ा परेशान होता था और उसके मन में ये भाव आता था कि जो कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चा जाता है उसके पापा बहुत मालदार हैं, क्योंकि उसके अच्छे कपड़े होते थे, अच्छा स्कूल होता, तो उसके मन में ये हीन भावना आती थी, मेरे पिताजी का हाल कमजोर है। लेकिन हम धन्यवाद देता हूं, मैं हृदय से नमन करता हूं अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में आज वो विद्यालय में वही बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाता है तो देखता है उस विद्यालय की दीवार बहुत अच्छी बनी हुई है और उसके अंदर टाइल बिछी हुई है और उसका जो कपड़े हैं ड्रेस है और उसकी पैंट है, जूते हैं और गुलाबी शर्ट है, और गुलाबी शर्ट की वजह से उसका चेहरा गुलाबी होता है। और जब वो विद्यालय में देखता है, वहाँ सुभाष चंद्र बोस का चित्र देखता है, सरदार भगत सिंह का देखता है, शहीद अशफाक उल्लाह का देखता है, तो उसके मन में सुभाष चंद्र बोस का देखता है तो उसके मन में देशभक्ति की भावना आती है। तो आज हमारा कितना शिक्षा का सुधार हुआ है, और मैं कह सकता हूँ स्वास्थ्य के मामले में भी इतना सुधार हुआ है कि आज हमारे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हुए हैं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों का इलाज हो रहा है और इतने जगह अच्छी व्यवस्था है। मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुधार की व्यवस्था है। लेकिन मैं तीसरी बात ये भी कह सकता हूं, उसकी जड़ों में कानून व्यवस्था भी है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारे माननीय योगी जी से पहले जो सरकार थी उसमें एक भाव में मुझे पैदा होता है। जिस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई, उन्होंने व्यापारी भाइयों की एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रदेश में उद्योग लगाइए, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। उद्योग बंधु बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके राज्य में हम उद्योग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, हमारे माथे पर सिलबटें रहेंगी, हमारे बच्चों की खटका रहेगा, ऐसे हम परेशान। और हम कैसे उद्योग लगाएं? क्योंकि आपकी सरकार में बदमाश पुलिस पर आक्रमण करती है और पुलिस असहाय होती है, हम उद्योग नहीं लगाएंगे। लेकिन आज हम ये दावे से कहते हैं, जब हमारे माननीय योगी जी की सरकार बनी, हमारे माननीय योगी जी ने कहा, आओ उद्योगपतियों, आप हमारे शासन में उद्योग लगाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। उद्योग बंधु बोले, व्यापारी भाई बोले, हाँ महाराज जी, हम आपके शासन में उद्योग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध की जन्म इसलिए उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश, और वो उत्तर प्रदेश जहां पर अब बदमाश किसान पर, व्यापारी पर या पुलिस पर आक्रमण करते हैं, तो अब आपकी पुलिस उनको ठस करती है, ठस करती है। अब हम उद्योग लगाएंगे और आज उद्योग लगे, उसकी जड़ में आज इतना निवेश हो रहा है, इसकी आप करेंगे। तो मैं कह सकता हूं आज हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, और ऐसे प्रेरणा स्थल हम उससे भी, उसकी जड़ में भी हमारे ये महापुरुष हैं। आज हम वहां पर प्रतिमाएं देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हम प्रतिमाएं देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, हम प्रतिमाएं देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो हम कह सकते हैं, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था कि इस देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, और उन्होंने आज इस देश के अंदर जो भाव 370 के लिए उन्होंने एक रैली करी थी और अपनी जान कुर्बान कर दी। हम आज गौरवशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं अपने देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने आज वो सब, आज हमारे पूरे देश में एक संविधान, एक विधान और एक निशान, अब 370 खत्म होगी। तो हम कह सकते हैं आज हमारी उस जड़ में करते हैं। मैं दूसरी बात एक और भी कहना चाहता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम मोदी जी में छवि देखते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनमें छवि देखते हैं। किनकी? हम उनमें पूज्य बाबा साहब की छवि देखते हैं, कि जो पूज्य बाबा साहब गरीबों का, शोषणों का उत्थान चाहते थे। आज मोदी जी के राज में भी गरीबों, शोषणों का उत्थान, मकान का, विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनसे उनका उत्थान हो रहे हैं। हम उनमें छवि देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम छोर का व्यक्ति वो तरक्की हो, उन्नति हो, तो आज उन लोगों की तरक्की हो रही है। हम छवि देखते हैं उनके अंदर हमारे स्वामी विवेकानंद की, जिन स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में नाम किया था, आज हमारे मोदी जी ने पूरे विश्व में, आज हमारे भारत का डंका पूरे विश्व में रहा है। हम छवि देखते हैं उनमें लोकमाता अहिल्याबाई की, जिन्होंने
जगह जगह जाकर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। आज बाबा विश्वनाथ का भी वहां उन्होंने किया था। आज हमारे पूरे देश में उद्धार हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय कि वास्तव में जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, वैसे तो काम बहुत है, चूंकि समय कम है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा, मेरी 1 से 15 बदायूं विधानसभा में इतने काम हुए हैं, बहुत अच्छी चमक रही है, बहुत अच्छे प्रदेश में स्थान है, मेरे में बहुत भाईचारा है, सब में आपस में मोहब्बत है। लेकिन मैं चाहता हूं इसके बावजूद भी कुछ कमी रह गई है, वो पूरी हो जाए। मैं चाहता हूं, चूंकि हमारे उस क्षेत्र में 50 साल से एक चीनी मिल लगी हुई है और वो सहकारी चीनी मिल है, अब जर्जर अवस्था में है। एक जो प्राइवेट चीनी मिल है वो लोग किसानों का पेमेंट नहीं कर रही। किसान, दुख की बात यह, किसान कुछ गन्ना कम करने लगे तो वहां चीनी मिल की स्थापना हो जाए। एक हमारे यहाँ जो चूंकि रोडवेज अंदर है और वहां बहुत जाम रहता है, जेल और कई तरह के ऑफिस है, उसकी वजह से जाम रहता है। तो हमारे बाईपास पर एक अच्छा सा बाईपास का ये रोडवेज का बस अड्डा हो जाए, क्योंकि वहां से डीएम माननीय विधायक जी समय किया। एक और 2-3 बात रही है। तीसरी बात मेरा, एक वहां पर वजीरगंज में स्टेडियम को जगह है, वो हो जाए। और एक हम चाहते हैं वहां पर हमारे यहाँ उसके लिए जो है ये डिग्री कॉलेज जिला पंचायत के लिए वहाँ पर जगह भी है, तो एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए और जिला पंचायत उस बात को राजी भी है। एक हमारे यहाँ पार्क, चूंकि बदायूं में कोई पार्क नहीं है पूरे में, और वहाँ जेल की जगह जेल अधीक्षक ने अपनी स्वीकृति दे दी है, डीएम बदायूं ने भी पत्र लिख दिया है, तो वहाँ हमारा एक पार्क बन जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे इस तरह से कुछ, वैसे तो इंटर कॉलेज काफी है, एक हमारे विधानसभा में एक नई जगह है क्षेत्र, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज हो जाए, एक पुटिसराय में हो जाए इंटर कॉलेज, और एक मोहम्मद नगर सुल्ला में इंटर कॉलेज हो जाए। धन्यवाद विधायक जी, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। श्री संदीप पटेल जी। महोदय, मैं राज्यपाल के भाषण के विरोध में माननीय शिवपाल यादव जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल ने जब यहाँ पर अभिभाषण पढ़ा, हम लोगों ने उस अभिभाषण का अध्ययन किया तो सोचा गया कि हो सकता है वर्तमान सरकार ने जो लगातार कई सालों से पीडीए के साथ धोखा किया, पीडीए के हक अधिकार को छीनने का काम किया, हो सकता है उसके लिए सरकार इस अभिभाषण के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज से माफी मांगने का काम करेगी। चाहे वो आरक्षण को खत्म करने का सवाल रहा हो, चाहे माइग्रेशन के नियमों का अनुपालन ना करने का सवाल रहा हो, चाहे माइग्रेशन के नियमों में परिवर्तन करने का सवाल रहा हो, चाहे आपस में चिल्लाने लगे 69,000 जो विद्यार्थियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसको लेकर के हमारे नौजवान लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, चाहे उसका सवाल रहा हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ने का सवाल रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों से पूर्णकालिक काम लेने के बाद भी उनका मानदेय न देने के सवाल पर सरकार उत्तर प्रदेश में इन लोगों से क्षमा और माफी मांगने का काम करेगी। कहाँ लिस्टें नहीं, लेकिन इनके चूंकि ये पीडीए विरोधी लोग हैं, इनके एजेंडे में पीडीए कहीं से नहीं आता, इसलिए इनके ऊपर इन पीडीए का कोई भी सवाल ही इनसे करने का औचित्य ही नहीं उठता है। मैं अधिष्ठाता महोदय, जितने भी साथी यहाँ पर खड़े होते हैं बोलने के लिए, वो निश्चित रूप से सरकार का गुणगान करते हैं, लेकिन अंत में नाली और खड़ंजे पर आकर सीमित हो जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज जब भी इस देश का नौजवान रोजगार मांगता है तो लाठियों, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। जब इस प्रदेश का किसान खाद मांगता है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आज इनके पूरे का एजेंडे में कहीं किसान और नौजवान शामिल नहीं है।
बात करते हैं विकास की। हम लोग भी इस विधानसभा के अंदर कई सालों से इनका बजट और अभिभाषण सुनने का काम कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से चलकर आता हूं, मैंने लगातार इस सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में कई सवाल उठाने का काम किया। चाहे सिरसा में पुल बनाने का सवाल रहा हो, चाहे सरकारी अस्पतालों में दवा का सवाल रहा हो, चाहे विधानसभा के अंदर सड़कों के निर्माण का सवाल रहा हो, चाहे गड्ढा मुक्ति का सवाल रहा हो। चूंकि जिस क्षेत्र से मैं चलकर आता हूं वो पहाड़ी इलाका है, वहां पर तमाम कैंसर के अत्यधिक मरीज हैं। चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का सवाल रहा हो, चाहे पहाड़ी इलाका होने के नाते वहां पर शुद्ध पानी देने का सवाल रहा हो, लेकिन आज तक इस सरकार ने हमारी विधानसभा के अंदर कोई भी काम करने का काम नहीं किया। ये निश्चित रूप से हम विपक्ष के साथियों को यह महसूस होता है कि सरकार के एजेंडे में विपक्ष का कोई विधायक नहीं आता है। यह सरकार कभी विपक्ष के बारे में सोचने का काम नहीं करती है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता अगर किसी को याद कर रही है, पीडीए समाज किसी का राह देख रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी का राह देख रहा है। चूंकि याद कराना चाहता हूं, मैं जिस जनपद से चलकर आता हूं, जिस विधानसभा से चलकर आता हूं, आज भी अगर उस क्षेत्र के अंदर चले जाइए तो 2012 और 2017 के बाद कोई एक ईंट भी रखने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल रहा हो, समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का सवाल हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया। उतना ही नहीं, हमारे यहाँ प्रयागराज के जमुना पार के अंदर मूक बच्चों के लिए विद्यालय बनाने का काम किया, सोलर पैनल लगा करके बिजली बनाने का काम किया, और शायद उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा बिजली का कोई पास कारखाना नहीं बना होगा जो जमुना के अंदर 200 स्टेशन बना करके बिजली पैदा करने का भी काम समाजवादी सरकार ने किया। आज याद आते हैं जब किसानों का सवाल उठता है, याद आते हैं श्रद्धेय नेताजी, अगर उन्होंने निर्णय लिया था कि हम 1 लाख रुपया किसान बीमा देने का काम करेंगे, और जो हमारे नेता अखिलेश यादव को मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख रुपया किसान बीमा करने का काम किया। आज हालात उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि किसान बीमा में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, घटनाएं हो जाती हैं, साल साल तक किसानों को किसान बीमा मिल नहीं पाता है। यहाँ पर तो केवल कागज का एक पुलिंदा है, कागज पर दिखने वाला एक बजट है, कागज पर लिखा हुआ एक अभिभाषण है। अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से निराश है और दुखी है। पीडीओ तो पूरी तरह से परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए सड़क पर लाठियां खा रहा है, आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, और आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे यहाँ एनटीपीसी के अंदर जो नौजवान काम करते हैं, वहां आउटसोर्सिंग से के आधार पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनको कोई मानदेय समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान दिलाते हुए, क्योंकि हम जिस जनपद से आते हैं वहां पर मेडिकल कॉलेज है, वो जनपद मध्य प्रदेश से सटा हुआ जनपद होने के नाते मध्य प्रदेश तक के लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की तरफ आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय विधायक जी, समय हो गया। मैं पुनः माननीय शिवपाल जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का, जो विरोध में प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का पीडीए, उत्तर प्रदेश का किसान और मजदूर माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई सामाजिक न्याय नहीं दे सकता है। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुमार जैकी जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने शासन की विकास परख नीति को प्रस्तुत किया है। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पूरे प्रदेश की जनता के सामने एक विकास का संदेश देने का काम करता है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी
जी एवं अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी के अतुलनीय सहयोग से बनी हमारी गठबंधन की सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से जिक्र किया है। उनके प्रति हम सभी हृदय से आभारी हैं। हमारी सरकार जन समस्याओं समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संवेदनशील है। मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए इस पर अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूं। यह अभिभाषण केवल सरकार की नीतियों का विवरण नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप, सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास की दिशा में दृढ़ संकल्प का दस्तावेज है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, जब राज्यपाल महोदया ने अपना सरकार का अभिभाषण दे रही थी, पूरा पक्ष रख रही थी, उस समय विपक्ष के साथियों ने अभिभाषण को पढ़ा नहीं, सुना नहीं और पूरे शोरगुल के साथ गो बैक के नारे लगाते रहे। जब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक जब हम राज्यपाल महोदया का अभिभाषण देखते हैं तो मुझे यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बहुत सारी बातें याद आती हैं। जब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे, गांव गरीब और किसान की बात करते थे, जब वो दवाई, मकान, सड़क सुरक्षा की बात करते थे। आज मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन में ये बनी सरकार जिस तरीके से गांव गरीब किसान की बात करती है और जिस तरह गांव में खुशहाली का रास्ता निकलता है, जिस तरीके से गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, पूरे जिस तरीके से गांव में गरीबों के समस्याओं के समाधान हो रहे हैं। मैं तमाम समाजवादी साथी अपने भाषण में राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के विकास नहीं दिख रहा है। मैं ज्यादा तो पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में तो नहीं कहता हूं कि कहां क्या काम हो रहा है, लेकिन इन्हें क्यों इस बात को नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में व्यापारी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। हमारी पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से प्रतापगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज बना है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हम लोग धन्यवाद इस बात का देते हैं, चाहे फतेहपुर जनपद है, आप भी अधिष्ठाता महोदय फतेहपुर जनपद से आती हैं। 2017 के पहले फतेहपुर जनपद की क्या स्थिति थी, चाहे सड़कें हों, चाहे आप बैठिए आप। और ये पार्टी, हमारी पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिस विचारधारा के साथ काम करते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय की जहां भी बात हुई होगी, एनडीए गठबंधन की बात हुई होगी, हमारी दल की नेता बहन अनुप्रिया पटेल ने अगर कोई बात कही है, अगर पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने माना होगा। चाहे नीट की परीक्षा में आरक्षण देने की बात रही होगी तब भी एनडीए की सरकार में मिला होगा। चाहे सेना के विद्यालयों में अगर पिछड़े जातियों को, दलितों को आरक्षण की जरूरत होगी तो मिले। बहुत सारे विषय हैं जिसमें लोगों को मिला है। जिसे विरोध करना है वो विरोध करने वाले लोग केवल विरोध करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं गांव का अंतिम व्यक्ति जिसके घर में, जिसके सर ढकने के लिए छत नहीं थी, जिसके तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, जिसके पेट भरने के लिए भोजन नहीं था, आज उसके पास पक्का मकान है,
उसको राशन मिलता है, उसको गैस का चूल्हा मिलता है, उसको शौचालय मिलता है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की ऐसी कानून व्यवस्था है। एक छोटा सा है उदाहरण, अगर गांव में शौचालय बने हैं, घर घर बने हैं, आज हमारी माताओं बहनों की इज्जत और सम्मान के लिए वो एक निशानी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि गांव का गरीब आदमी जब बरसात का समय होता था, अब उसके तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए घर नहीं होता था, लेकिन वो अपनी लकड़ियों को कैसे सुरक्षित रखे। गीली लकड़ियों से मां जब खाना बनाती थी तो फुकनी से फूंक फूंक करके खाना बनाती थी। आज सरकार गांव में गैस का चूल्हा और गैस घर घर देने का काम किया है। ये पीडीए के लोगों को नहीं है, ये पीडीए का नारा है। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीडीए के समर्थक लोग रहे हैं, 4 बार। अगर ये अवसर नहीं आता, अगर ये अपने जमाने में दलितों को, पिछड़े को, कमेरा समाज के लोगों को, सभी का अगर कल्याण किया होता तो आज जरूरत मोदी और योगी को गरीब की चिंता करने की नहीं होती, जो चिंता गरीब करता है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण और आर्थिक समीक्षा स्पष्ट करते हुए प्रदेश सरकार के सुशासन, सुरक्षा, श्रमबद्धि और संवेदनशील को विकास का आधार बनाया है। ये सरकार केवल योजनाएं घोषित नहीं करती बल्कि परिणाम देती है। ये विकास केवल शहरों का नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान का है। ये प्रगति केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि विश्वास की है। अतः मैं महामहिम के अभिभाषण का समर्थन करते हुए इस पर धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। श्री धीरेन्द्र सिंह जी। मैं पीठ को धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने का मौका दिया। सदन में उपस्थित अपने सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आज की इस चर्चा में शामिल हैं। ये सभी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश ने विकास का जो मुकाम हासिल किया है, वह उत्तर प्रदेश को इस देश का नंबर 1 का राज्य बनाने जा रहा है। फिल्मों में हम एक गाना सुना करते थे कि दिल दिया है जहां भी देंगे। तो आज जो हमारा नेतृत्व है और यह प्रदेश 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का जिस तरीके से रास्ता बना रहा है योगी जी के नेतृत्व में, तो मेरा भी यही कहना है कि हम अपने मुखिया के लिए दिल और जान दोनों देने के लिए तैयार हैं। और जिस कमिटमेंट के साथ यह प्रदेश आज तरक्की की नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आने वाले समय में देश के विकास का पहिया उत्तर प्रदेश से घूमेगा। यही बात राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में अपने शब्दों में कही है, जिसमें एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा दिया गया, जिसमें नौजवानों के रोजगार की बात की गई और जिसमें इस प्रदेश के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई। लेकिन इसके अलावा भी मैं गौतम बुद्ध नगर की उस मिट्टी से आता हूं जहां किसानों ने वहां के विकास के लिए अपनी जमीनों को दिया है। मेरा फर्ज है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि कुछ ऐसी बातें मैं सरकार के संज्ञान में लाऊं जिससे हम जिस विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस विकसित भारत में सभी के हित सुरक्षित हों। उद्योगपतियों के साथ साथ हमारे प्रदेश का किसान भी साथ के साथ तरक्की कर सके, ऐसी योजनाओं पर मैं अपनी सरकार का इस सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 1894 का ब्रिटानिया हुकूमत का कानून, जिससे सन 2013 में हमें निजात मिली, पुरानी सरकारें जो तत्कालीन सरकारें थी, मेरे सम्मानित साथी विपक्ष में बैठे हुए हैं,
जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो 2 लाइनें मैंने उनके लिए लिखी। वो समाजवाद की बातें हवाओं में करते हैं, महल खुद के बनाते हैं और गरीब की फिक्र का दिखावा करते हैं। इस प्रदेश के संसाधनों को लूटने वाले, इस प्रदेश को कानून और व्यवस्था के रूप में गर्त में पहुंचाने वाले लोग आज उंगली उठा रहे हैं इस प्रदेश के विकास पर। इनकी चिंता ये नहीं है कि क्या हो रहा है, इनकी चिंता ये है कि प्रदेश किस तरीके से द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों में जो सिर्फ दाग छोड़ आए हैं, वो आज आईना लेकर हमें रास्ता दिखाने आए हैं। इन लोगों के दामन पर इतने दाग हैं, आज वो हमें रास्ता दिखाने की बात करते हैं। लेकिन अधिष्ठाता महोदया, मैं चर्चा कर रहा था 1894 के ब्रिटानिया हुकूमत के कानून की, जिसमें किसानों से बलात ज़मीनों को छीना जाता था, और 2013 के कानून के बाद उन किसानों को एक प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि कहीं भी प्रदेश में अधिग्रहण हो उससे पूरी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती है किसान की। तो मैं अपने सरकार की संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किसान के साथ साथ ग्रामों में रहने वाले वो मजदूर जो किसान की ज़मीनों पर आधारित होकर अपना जीवन यापन करते हैं, हम जहां भी ज़मीनों का अधिग्रहण करें, उन मजदूरों के जीवन यापन की योजनाओं को भी साथ लेकर चलें। दूसरा, ये जो प्राधिकरणों की स्थापना जगह जगह हमने जनपदों में की है, उसमें जनप्रतिनिधित्व के अभाव के कारण मेरे देखने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो आम आदमी के हक में नहीं होते। इसलिए मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी विकास प्राधिकरण हैं उनमें जनप्रतिनिधित्व अवश्य सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता से संबंधित मामलों का हम तेजी से निस्तारण कर सकें। हमने पसीने की हर बूंद का सम्मान किया है, अन्नदाता की समृद्धि को ही अपना अभियान किया है। तो हम जब किसान और गरीब की बात करते हैं, हम जब राज्यपाल के अभिभाषण में किसान की तरक्की की बातें देखते हैं, तो हमें चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि मेरे जेवर क्षेत्र में जिन किसानों ने अपनी ज़मीनों को एयरपोर्ट के लिए दिया है, हम उन्हें ऐसी योजनाओं में शामिल करें, उनके लिए ऐसे कौशल विकास केंद्र बनाएं, जिससे जब जेवर क्षेत्र उठकर इस प्रदेश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करे, तो उस क्षेत्र के नौजवान भी साथ के साथ अपनी तरक्की कर पाएं। मैं इस सदन को एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि आज जेवर विधानसभा ने जो मुकाम हासिल किया है पूरी दुनिया में, वहां 21 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री HCL और फॉक्सकॉन के सहयोग से उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर इकाई का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो मील का पत्थर साबित होगा इस पूरे उत्तर भारत के उन असंख्य नौजवानों के लिए जिन्हें रोजगार की आवश्यकता थी। 3700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह समर्पित है मेरे प्रदेश के उन नौजवानों को जिनके विकास की गाथा मेरे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लिख रहे हैं। अंत में मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश ने वह गति हासिल की है, आज इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ने वह मुकाम हासिल किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए इस पीठ को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। रफ़ी अंसारी जी। रफ़ीक अंसारी। स्पीकर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता हमारे शिवपाल जी को सम्मान करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। स्पीकर मैडम, मैं मेरठ का रहने वाला हूं और जुलाई के अंदर और अगस्त में
वहाँ कावड़ यात्रा चलती है, और कावड़ यात्रा जब चलती है तो लगभग 20 या 25 दिन पूरा रोड बंद हो जाता है और तमाम कारोबार, तमाम दुकानें, सब चीज हिंदू और मुसलमान बंद कर देते हैं और एक त्योहार के रूप में दिखाया जाता है। और यकीन मानिए एक एक मुसलमान वहाँ का उनका इस्तकबाल और स्वागत करता है और कैंप और डेरे लगाकर उनका नाश्ते का, उनका सेवा का, उनकी खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। और अगर वो देखना है सही मायनों में उत्तर प्रदेश का मेरठ असली हिंदुस्तान वो लगता है कि ये खूबसूरत हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर एक दूसरे का काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और दूसरा चेहरा है। जब जुमे का दिन आता है, जुमे के दिन क्योंकि लगभग 90-95% लोग नमाज के लिए जाते हैं और बहुत सरकारें आई, कल्याण सिंह की सरकार भी हमने देखी, राजनाथ सिंह की सरकार भी देखी, गुप्ता जी की सरकार भी देखी, आजादी के बहुत सरकारें आई, लेकिन नमाज में किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन ये सरकार जब से बनी है, नमाजों पे जब जुमे की नमाज होती है, मस्जिद में जगह नहीं मिलती है तो मस्जिद के बाहर नमाज अदा करते हैं, तो ये पुलिस लाठी भांजने का काम करती है, डंडे मारने का काम करती है, गाली गलौज देने का काम करती है, उनके ठोकरे मारने का काम करती है। ये लड़ाई सबर की और जुल्म की है, सितमगर की है और मजलूम की लड़ाई है। मेरा यकीन है मजलूम जीता है, सबर जीता है और जालिम हारेगा, सितमगर हारेगा, ऐसा मेरा यकीन है। और इसका जवाब देना पड़ेगा, सितमगरों को जवाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा 2027 में। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारा सब्र क्यों इम्तहान ले रहे हो आप देखिए मस्जिद के नाम पर मस्जिद को ढाया जा रहा है, मदरसों को ढाया जा रहा है, खानकाहों को ढाया जा रहा है, मजारों को ढाया जा रहा है। कहाँ कहाँ हमको नहीं मार रहे आप? मैं पूछना चाहता हूँ क्या मांगा मुसलमान ने आपसे 9 साल में? आपसे रोजी नहीं मांगी, आपसे रोटी नहीं मांगी, आपसे नौकरी नहीं मांगी, और उससे मांगा है उसने सिर्फ कि हमको जीने दो, हमारे बच्चों को कमा के खाने दो। वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इसको। आप देखिए अगर कोई जुर्म हो जाता है, कोई गुनाह हो जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। एक मकान बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, उसके परिवार लग जाता है उस मकान के लिए। उसको छत भी ढाई जाती है, उसके दीवार भी ढा देते हैं, उसके दरवाजे भी ढाने का काम कर रहे हैं। तो इस सरकार में आजादी से पहले किसी सरकार में आपने नहीं सुना होगा कि बुलडोजर चला है। ये इसी सरकार में बुलडोजर चलाने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने इनका? क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने? क्या मांगा है मुसलमानों ने? मैं पूछना चाहता हूं क्या मुसलमानों की सरकार बन जाएगी उत्तर प्रदेश में? क्या मुसलमान कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? तो क्यों मार रहे हो हमको भाई? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों हमें नमाज अदा नहीं करनी जा रही? क्यों हमें ईद की नमाज सड़कों पर नहीं करनी देती? क्यों बकरीद ईद की नमाज हम अदा नहीं करनी जा रही? 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट में नमाज अदा होती है, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे हम तो एक महीना इनकी कावड़ का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सरकार हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है, ये भिड़ाने का काम कर रही है, अंग्रेजी वाली नीति अपना रही है। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और राज करो। मैं कहना चाहता हूं ये मारकर हमको खत्म करना चाहते हैं। क्या हम मिट जाएंगे? क्या हम खत्म हो जाएंगे? कहां तक मारोगे हम? कहां तक खत्म करोगे हमको? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? इस सरकार में 9 साल में हमने क्या मांगा इनसे? क्या बुरा किया हमने इनका? लेकिन वो भी सब बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको। मैं पूछना चाहता हूं हमने महसूस किया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए कि मंदिर के पुजारी हैं, मठ के पुजारी हैं, मठ से आए हैं। जैसे हमारे आलिम और मौलाना होते हैं वो किसी का बुरा नहीं करते, मंदिर का आदमी कोई बुरा नहीं करता, लेकिन हमारे सब्र का, हमारे भरोसे का, हमारे यकीन का कत्ल हुआ है। हमें बहुत यकीन था कि योगी आदित्यनाथ आएंगे, सबको एक नज़र से देखेंगे, सबको एक रास्ता अपनाएंगे, सबको रोजगार देने का काम करेंगे, सबको कारोबार देने का काम करेंगे। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया है तो लाठी और डंडा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे स्पीकर महोदय, हमारे पास इस सरकार से लड़ने के लिए कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई ताकत है। हमारे पास इनके पास डंडे हैं, लाठी है, पुलिस है, फौज है, गोली है, हमारे पास सीने हैं। मारो, कितने गोली मारोगे? हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे।
मारो कितनी लाठी मारोगे, हमारा शरीर कम नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगे और यकीन के साथ कह सकता हूं, कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम भी आदमी हैं आपकी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हालात हो गए, दहशत और खौफ में मुसलमान जी रहा, कहीं जा नहीं सकता। वो ट्रेन में जाएगा तो डर लगेगा, टोपी वाले दाढ़ी वाले वो डर और दहशत के खौफ में जी रहे हैं। जब सुबह को निकलता है उसका बच्चा, तो शाम को उसकी मां इंतजार देखती है कि मेरा बच्चा अब तक काम पे नहीं आया है, क्या कोई दहशत तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है। वो महसूस कर रहा है, उसकी मां महसूस करती है कि मेरा बच्चा हिफाजत से घर वापस आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये करती है जीरो टॉलरेंस। मैं कहता हूं जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, टोटल गुंडा राज है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो आज कत्लेआम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कर रही है। मेरा पूरा यकीन है, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। प्रसन्न कुमार जी, प्रसन्न कुमार, बहुत बहुत प्रसन्न कुमार। माननीय अध्यक्षता महोदय जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सत्ता के पक्ष में बोलने का मौका दिया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय द्वारा, मान्यवर महामहिम राज्यपाल जी द्वारा जो सरकारी कागज पढ़े गए थे, वो केवल और केवल कागज मात्र नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश के उत्तम भविष्य, विकसित भविष्य और आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 2047